नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा को ध्यान में रख करके। हालांकि परीक्षा के लिए तो किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं इस क्लास को, लेकिन उस परीक्षा के थोड़ा सा हिसाब से या बेस से लिया है इस टॉपिक को मैंने। संविधान की क्लास है, टाइटल से आपने देख लिया होगा, थंबनेल से। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। उम्मीद है कि इसी हिसाब से मैंने कोशिश करी इस क्लास में, अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से। जो 5 नंबर का पार्ट्स दे रखा है आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में, संविधान के जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में दे रखा है ना, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में, ये टॉपिक आपके लिए दे रखे हैं। इनमें से 5 प्रश्न या 5 अंक के जो सवाल आएंगे वो इस टॉपिक से कवर होंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी का अगली क्लास भी मैं इसके अलावा पढ़ाऊंगा संविधान की ही, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। पैट के अलावा और भी किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्लास को। संविधान की क्लास है तो देखिए, पहला पॉइंट हमने लिया है, भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो कौन है? वो भारतीय संविधान सर्वोच्च है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वही प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सर्वोच्च कौन है, उसमें मुख्य कौन है? तो उसमें सर्वोच्च है भारत का संविधान। इस पॉइंट को नोट कर लेना, प्रश्न पूछा गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने प्रश्नों को, पॉइंटों को रखा है इसमें। अगला पॉइंट है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में एकल नागरिकता। इसकी व्यवस्था हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है या ब्रिटेन के संविधान से। कौन सी नागरिकता का? एकल नागरिकता का प्रावधान। दुनिया के बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता है। कहने का मतलब, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वहां उसके 2 आईडी कार्ड रहते हैं, दोहरी नागरिकता होती है, एक उसके राज्य की नागरिकता और एक उसके देश की नागरिकता। लेकिन भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ऐसी व्यवस्था हमने ब्रिटेन से अपनाई है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि एक सिलेबस में एक आपका पॉइंट दे रखा है, संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं उन पे भी प्रकाश आपको डालना है, वो भी आपको याद करनी है। मैंने कोशिश करी है इस क्लास में प्रकाश डालने की उन कुछ विशेषताओं पर। बाकी का अगला पार्ट भी इसका पढ़ाएंगे, लेकिन इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से अपनाया। और कैसी व्यवस्था है? जो सब विशेषताओं के पॉइंट हैं। संघात्मक शासन है भाई साहब हमारे देश में। कैसा शासन है? संघात्मक। संघात्मक का मतलब क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर लगा देना, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बराबर विभाजन भारत केंद्र की और राज्य की सरकारों के मध्य में। इसे बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन से देश से अपनाई है? कनाडा से। कनाडा से अपनाई है, जो कि विवाद भी चल रहा है बहुत सारी चीजों को लेकर के। खालिस्तान को लेकर के विवाद है इस समय, काफी सुर्खियों में है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो कि अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में है, या इस महाद्वीप में बिल्कुल उत्तर में है। कनाडा के और ग्रीनलैंड के मध्य में दुनिया की सबसे बड़ी जलसंधि भी पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है डेविस जलसंधि, या जो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि भी इसे पढ़ लेते हैं, डेविस जलसंधि को, है ना। और उधर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो उसके उत्तर में है, ठीक है। तो कनाडा को याद रखिएगा, जो कि दुनिया में यूरेनियम के लिए और कागज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कौन सी व्यवस्था अपनाई है हमने? संघात्मक। संघात्मक बोले तो शक्तियों का बराबर विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य में, ठीक है। एक पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक शब्द से समझ रहे होंगे, न्यायिक शब्द लिया गया है, न्यायपालिका से संबंधित है ये शब्द। न्यायिक शब्द न्यायपालिका से आप समझ रहे होंगे भाई, न्याय कहाँ मिलता है लोगों को? न्यायपालिका में। और दूसरा शब्द है पुनरावलोकन। अवलोकन बोलते हैं ना, उसी से बन रहा है। पुनरावलोकन का मतलब होता है, हमारी न्यायपालिका को यह अधिकार है कि राज्य कोई कानून बनाए, राज्य का मतलब है भारत सरकार कोई कानून बनाए तो उस कानून को न्यायपालिका समीक्षा उसकी कर सकती है, उसे रद्द भी घोषित कर सकती है, यदि वो देश के हित में नहीं है तो, ठीक है। राष्ट्र के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो ये शक्ति है एक न्यायिक पुनरावलोकन की। तो ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है, लेकिन हमने ये शक्ति कहां से अपनाई है? अमेरिका से लिया है इस शक्ति को हमने। इस व्यवस्था को, इस प्रावधान को, इस संवैधानिक प्रावधान को हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है? अमेरिका से अडॉप्ट किया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट। मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं इनको, या मूल अधिकार भी लिखा मिल जाएगा आपको कई बार। कौन सा शब्द मिल जाएगा? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, आप दोनों शब्दों से पढ़ सकते हैं। भाग 3 में है संविधान के में। कौन से भाग में? अगर भाग पूछ लिया जाए 3 में और आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 12 से 35 तक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से देश से अपनाए तो अमेरिका से अपनाए। ये 3 प्रश्न मैंने आपके एक ही लाइन में कवर किए हैं इसके, ठीक है। 3 प्रश्नों को याद रखना। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। कौन से देश से अपनाया है? अमेरिका से अपनाया है।
और मौलिक अधिकारों का प्रावधान कौन से आर्टिकल से कौन से अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक अनुच्छेदों का प्रावधान है मौलिक अधिकार में, जो कि जीवन से जुड़े हुए अधिकार हैं। ये व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए जो अधिकार हैं, इन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। यह मूल अधिकार है ना, यह मूलभूत अधिकार जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही भारत में मिलते हैं। ये बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं इनको, ठीक है। अमेरिका के संविधान से इनको अपनाया गया, भाग 3 में पढ़ते हैं इनको 12 से 35 तक। बहुत सारे मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्टिकल्स भी आप पढ़ के जाइएगा, लेकिन इसमें बेसिक ही 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अनुच्छेद भी एक आध आ सकता है, जैसे आर्टिकल 14 में क्या है, मौलिक अधिकार ये है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में लिखा है। 16 में क्या है, समानता है नौकरियों में, समानता का अधिकार है, या लोक नियोजन के विषय में। संविधान में क्या लिखा रहता है शब्द लोक नियोजन, उसे अपनी भाषा में नौकरी कह सकते हैं हम, ठीक है। नौकरियों में सरकार क्या करेगी, समानता का भाव रखेगी भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ। 17 में क्या है, 17 में लिख रखा है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, समाज में भेदभाव जाति व्यवस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसे समाप्त किया जाता है या प्रतिषेध या निषेध किया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार। तो इसी प्रकार से कुछ अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं, कोशिश रहेगी। वैसे हमारी क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के अनुच्छेदों की क्लास देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के ये आपको वहां से मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है भाई साहब। कौन से भाग में, भाग 4 में। और कहां से कहां तक है, 36 से 51, आर्टिकल 36 से शुरू होंगे और 51 तक चलते हैं। इस पार्ट में कौन से देश से अपनाया हमने, आयरलैंड से। कौन से देश से अपनाया है, आयरलैंड से अपनाया है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। आयरलैंड के एक व्यक्ति थे, रिटायरमेंट एक कर्मचारी जो भारत आए, जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिनको या जिनकी मदद आप एक तरीके से कहें तो जिनका सहयोग भारत में भारतीय नेताओं के साथ बहुत बड़े स्तर पर रहा भारत की आज़ादी के लिए, और कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग था इनका, है ना, जो आयरलैंड के निवासी थे। तो भाग 4 है, 36 से 51 है। कौन से देश से लिया है, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या है, प्रश्न आ जाए भाई नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या समझते हैं, क्या व्याख्या करता है ये, क्या अर्थ है इसके, 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको, वो नहीं पूछेगा किसी आर्टिकल को। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब है राज्य सरकार के द्वारा कल्याणकारी व्यवस्थाओं को, योजनाओं को लागू करना, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है पॉइंट, ठीक है। अगला बात करते हैं, सम्मति सूची की बात कर रहे हैं। सम्मति सूची का प्रावधान कौन से देश से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सम्मति सूची का प्रावधान लिया है। सम्मति सूची आप समझ रहे हैं, सम्मति सूची का मतलब होता है एक ऐसी सूची जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, उसको बोलते हैं सम्मति सूची। और सम्मति सूची की व्यवस्था जो हमने अपनाई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का देश है जो विश्व में, ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी विश्व में कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा पूरा का पूरा रेगिस्तानों से ढका हुआ है, पूरा रेगिस्तानीकरण है। इस वजह से रेगिस्तान है तो पानी की तो व्यवस्था होगी नहीं, आप जानते ही हैं। इस वजह से प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ। और यूरेनियम के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बॉक्साइट के उत्पादन के लिए भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ों का पालन भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, भेड़ पालन, है ना, जिसमें मेरिनो बहुत प्रसिद्ध भेड़, जो कि सर्दियों में जो हम ऊन के कपड़े पहनते हैं वो इस तरीके की भेड़ों से विश्व भर में प्राप्त होते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया का अपना एक अलग महत्व और स्थान है, ठीक है, नोट कीजिएगा। और एक नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में, एक मरे नदी बहती है, मरे, और एक नदी बहती है डार्लिंग। क्या नाम है इस नदी का, डार्लिंग, और ये है मरे नदी। तो आप पढ़िएगा सम्मति सूची कौन से देश से अपनाई है, ऑस्ट्रेलिया के। अगली बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया है हमने, रूस से लिया है। ऐसा मौलिक कर्तव्यों का विचार कौन सी जगह से लिया है, रूस से। मौलिक जो कर्तव्य हैं, यानी कि संख्या कितनी है संविधान में, 11 है। ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, 11 है। कौन से देश से अपनाया, रूस से। रूस का पुराना नाम क्या था, ये भी ऑप्शन में आता है, पूर्व सोवियत संघ, 1999 से पहले, 1991 से विघटन से पहले, ठीक है, बाद में रूस हो गया। और मौलिक कर्तव्यों को दोबारा पढ़ लो। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, लेकिन ए लगाना है ब्रैकेट में, भाग 4 के ए में है, क्योंकि ये जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आर्टिकल कौन सा आएगा इसके लिए, अगर अनुच्छेद आ जाए तो 51 लिखना है, 51 के बगल में ए लिखा मिलेगा, इसी को टिक कर देना।
इसी में है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है, और संख्या कितनी है टोटल मौलिक कर्तव्यों की? 11 है। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य उदाहरण के तौर पे हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने देश के महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय भारत सरकार की या देश की राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा सुरक्षा सम्मान करना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें या भारत के सारे नागरिकों को देश के भीतर जो प्राकृतिक वनस्पति है या पर्यावरण है या वन्य जीव जंतु हैं उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये भी एक हमारा कर्तव्य है, ना कि हिंसा करनी चाहिए उनके साथ। ठीक है, इस प्रकार के ये कर्तव्य हैं जिनकी संख्या है 11 और 11वां है इसमें कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ये भी एक 11वां इसमें कर्तव्य है। ठीक है, तो संख्या कितनी है? 11। कहां से अपना है? रूस से। और भाग कौन सा है? 4 का ए। आर्टिकल कौन सा है? 51 का ए। आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आपसे पूछा जाए भाई केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में? तो 7वीं में, 7th अनुसूची में। ठीक है, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं 124 अनुच्छेद है जी, आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 में संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया हमारे यहाँ। कौन सी न्यायपालिका है? संघीय। ये शब्द देखने का पेपर में मिलते हैं आपको और हमें। ठीक है, डायरेक्ट हम कई बार सरल शब्द ने पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर में जो शब्द देखने को मिलेंगे वही आपको पढ़ने हैं इसमें। तो क्या है ये? संघीय न्यायपालिका। संघ का मतलब क्या है? भारत क्या है? एक संघ है। संघ का मतलब राज्यों से बनकर के मिला हुआ है भारत, जिसे बोलते हैं संघ, जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा है ना? क्या लिखा हुआ अनुच्छेद 1 में? भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, भारत जो के इंडिया है या इंडिया जो के भारत है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, आगे पीछे दोनों सेंस में पढ़ सकते हैं, जो कि डिबेट का इशू भी चल रहा है इसमें। तो संघीय न्यायपालिका है, और संघीय न्यायपालिका का नाम क्या है हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट। संघीय न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहां पे स्थित है? दिल्ली में, जो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। जैसे आपने कोई केस लड़ा तो आपका केस पहले स्थानीय अदालत में जाएगा, स्थानीय दीवानी कोर्ट कचहरी में जाएगा। अगर वहां समाधान नहीं होता है तो फिर बड़े कोर्ट में जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं वहां पे। अगर वहां भी समाधान नहीं होता फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सिंगल बेंच देखेगी, डबल बेंच देखेगी, फिर चीफ जस्टिस वाली बेंच देखेगी। अगर वहां भी समाधान नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, जिसका प्रावधान आर्टिकल 124 में है, और इसी को संघीय न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, संघ का न्यायालय। संसद भवन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक साल में संसद में, कितने साल में? 1 वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए भाई साहब, और 6 महीना का अंतर होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद में बैठकों के बीच में कितने महीने का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो 2 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। तो आप जानते हैं साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 6-6 महीना के अंतर पे 2 बैठक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है भाई साहब, बिल्कुल। अगला पॉइंट है राज्य सूची की बात कर रहे हैं। राज्य सूची के विषय पर आर्टिकल 249 के तहत संसद कानून बना सकती है। संसद को अधिकार है ये कानून बनाने का। संसद में अगर ऑप्शन आ जाए तो राज्यसभा लगाना है, ना कि लोकसभा। ये राज्यसभा को अधिकार है आर्टिकल 249 के तहत कौन सी विषय पर कानून बनाने का? राज्य की सूची के विषय के अंतर्गत, मतलब राज्य की सूची का विषय है, लेकिन आर्टिकल 249 राज्यसभा को यह पावर देता है कि वो कानून बना सकता है। ठीक है, ये आपातकाल के समय की कंडीशंस होती हैं इसमें कुछ। आर्टिकल 250 में आपातकाल होता है, लेकिन इस पर ये कानून बना सकती हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय होता है, जब सांसद प्रश्न पूछते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो 11 से 12 ये होता है प्रश्नकाल। और शून्यकाल होता है जब मंत्री जी जवाब देते हैं उनका, तो 12 से 1 होता है। शून्यकाल की स्टार्टिंग भारत की ही श्रेय माना जाता है, हालांकि प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर तो दुनिया की और भी संसदों में है। ठीक है, याद रखना। 28 जनवरी 1950 को वो तारीख है जहां सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था विधिवत रूप से। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था विधिवत रूप से 28 जनवरी 1950 को, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जय कानिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने 28 जनवरी 1950 को। इसकी अलग से बिल्डिंग बनाई गई, जो टीवी अखबारों में समाचार पत्रों में आप देखते होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? अगर प्रश्न आ जाए भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? संसद की सिफारिश पर हटाएगा भाई साहब। संसद सिफारिश करेगी तब राष्ट्रपति जी हटाएंगे। किनको हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, यदि हटाना पड़ गया तो। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है, ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? 34। ठीक है, और रिटायरमेंट आयु कितनी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की? 65 साल।
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष के रिटायर्ड है जानते साहब, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और क्या लिखा हमने, टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34, इसको भी याद रखना। अब जैसे दो राज्यों में विवाद हो जाए या केंद्र सरकार राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, बहुत सारे हो जाते हैं चीजों को लेकर के, तो उनके विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति है आर्टिकल 131 में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसे मूल अधिकारिता बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को क्या बोलते हैं, मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य के विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, अगर विवाद होते हैं तो किसी न किसी इश्यू को लेकर के। आर्टिकल 131 में कोशिश करिए आपके उसी सिलेबस के हिसाब से, बाकी का सभी पेपरों में काम आएंगे, आप नोट भी करते चलें, कोई भी पढ़ सकता है सारे प्रश्नों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संविधान का मूल ढांचे का प्रावधान 1973 में आया था, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। ये तो ऑप्शन में आपने देखा होगा, कई बार प्रैक्टिस सेट लगाते हुए इनका नाम मिलेगा। केशवानंद भारती बनाम, वर्ष 1973 थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था और 13 सदस्य थे, सुप्रीम कोर्ट के 13 जज थे। कितने जज थे इस मामले में 1973 में, 13 जजों की सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता या मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो मूल ढांचे से संबंधित था ये वाला पॉइंट, 1973 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस पर ऐतिहासिक फैसला दिया था, जो कि आज तक कई बार पेपरों में हजारों बार आ चुका है। न्यायिक पुनरावलोकन फिर रिपीट हो गया जी। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब मैंने बता दिया पहले, फिर दोबारा क्या लिखा है इसमें, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर राज्य सरकार, राज्य का मतलब है भारत सरकार से, जहां भारत सरकार या अथवा कोई भी और सरकारें कानून बनाती हैं और वो राज्य के हित में नहीं है, राज्य की जनता के हित में नहीं है, राष्ट्र की जनता के हित में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें सुनवाई करता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, याचिका के माध्यम से भी सुनवाई कर सकता है, तो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है, किसान कानून लेकर के आए थे प्रधानमंत्री जी, 3 कानून लेकर के आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई थी, क्योंकि किसान 18 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, ठीक है, और विरोध करते रहे इस कानून का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया, इस पर सुनवाई हुई। तो इसमें जो समस्या आ रही थी किसानों को लेकर के या जनता को लेकर के, आमतौर पर किसानों से संबंधित थे, तो उस मामले को, उस फैसले को, उन क्लॉजों को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त कर दिया था इस कानून से, है ना। तो अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का। आगे बात करते हैं, प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भाई संविधान की सुरक्षा कौन करता है, संविधान को स्टडी कौन करता है, संविधान का व्याख्याता कौन है, संविधान को सही तरीके से समझता कौन है और समझाता कौन है, ठीक है, ये प्रश्न आ जाए और ये पॉइंट लिखे आते हैं तो आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षक या व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट। राज्यों में न्यायालयों, हाईकोर्ट की अगर बात करें तो भारत में कितने हाईकोर्ट है, 25। हाईकोर्टों की संख्या कितनी है भारत में, 25 हाईकोर्ट है, ठीक है, नोट कर लेना। केंद्र एवं राज्यों के मध्य की जो व्यवस्थाएं हैं, शक्तियां हैं, वो कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, है ना, जिसमें सम्मति सूची में कानून बनाया जा सकता है। और कितने विषय हैं इसमें, 52 विषय हैं सम्मति सूची में, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बता दिया सर, 52 विषय हैं सम्मति सूची को, याद रखिएगा कितने विषय हैं, 52, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अंतर्राज्यीय परिषद जो कि एक संवैधानिक परिषद है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य काम करती है। किसके मध्य काम करती है, केंद्र और राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय परिषद काम करती है, ठीक है। आर्टिकल 263 याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है संविधान में, 6। आपसे पूछा जाए कि भाई संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आंसर दीजिए भाई साहब, 6 मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइटों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। अभी बताएंगे 6 कौन कौन से हैं, आप टेंशन ना लें, पढ़ते चलें बिल्कुल टेंशन फ्री होके, ठीक है। जैसे 14 से 18 एक लिख रखा है मैंने यहाँ पे। सरकारी आयोग, इसको नोट कर लेना, एक आयोग बनाया था सरकार ने सरकारिया के नाम से, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, केंद्र और राज्यों के संबंधों से है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित एक आयोग बना था, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और कौन सी साल की बात है जी, 1988 की बात है, 1988 की बात है। सरकारिया आयोग 83 में इसका गठन हुआ था, 83 के कुछ सालों के बाद 87, 88 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो वर्ष आ जाए तो 1988 आपको उत्तर देना है, 88 नहीं आया तो 87 भी सही उत्तर लगा देना है आपको, ठीक है। किससे संबंधित था, केंद्र और राज्यों के संबंधों को कैसे स्थापित, कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है, उस पर स्टडी किया था इस आयोग ने, ठीक है। अगले पॉइंट में, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह विशेषता है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल है,
22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ये भी लिख लेना। 395 आर्टिकल है हमारे संविधान में, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। भाग थोड़े से बढ़ गए हैं, अगर वर्तमान में बात करें तो भागों की संख्या 25 हो गई है, आर्टिकल्स की संख्या 450 से ज्यादा हो गई है, लेकिन ये मूल संविधान के हिसाब से थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। और देखिए क्या विशेषता है हमारे यहाँ, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। कौन सी न्यायपालिका है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जैसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एक संघीय न्यायपालिका भी कह सकते हैं, एकीकृत न्यायपालिका भी कह सकते हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, जनता के हित में कानून के मद्देनजर, कानून को मद्देनजर रखते हुए या संविधान को सामने रखते हुए वो फैसले सुनाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भारत में है। नम्यता एवं अनम्यता, ये शब्दों को याद रखना, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो शब्द यही आएंगे। नम्यता या अनम्यता का मिश्रण है हमारे संविधान में। अब इन शब्दों को आप समझ नहीं पाएंगे, जी मैंने बेसिक उसी किताब से उठाए हैं जो ज्यादातर पढ़ते हैं यूपीएससी लेवल पे पुस्तकों को। संविधान नम्यता या अनम्यता का मिश्रण है। तो इसे सरल भाषा में समझो, संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला। लचीला का मतलब ये है, देखो संसद में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जो 2/3 बहुमत से तो पारित होंगे, लेकिन आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति होती है बहुत विधेयकों को। तो आधे से ज्यादा राज्य अगर विधेयक को सहमति नहीं देते तो विधेयक फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो कठोर हो गया भाई साहब बहुत। और सरल कौन सा है? जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाए और उसके बाद कानून बन जाए। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट में पारित कराया गया, उसके बाद कानून मंत्री भारत के अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया और 2/3 बहुमत से 454 वोटों के और ज्यादा 2/3 बहुमत से पारित हो गया। फिर राज्यसभा में रखा गया, 214 वोट वहां पे मिल गए, वो भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन लागू अभी नहीं होना है, लागू होगा जी जनगणना होने के बाद। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, जिसका गठन माफ कीजिए राष्ट्रपति करेंगे भारत के। परिसीमन आयोग चुनावी क्षेत्रों की परिधि को निर्धारित करता है, चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है। उसके बाद कहाँ पे कितनी सीटें बढ़नी है, कम होनी है या बढ़नी है, कम तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी सीटें। उसके बाद ये काम होगा महिलाओं को आरक्षण वाला 33% का, जो कि 2029 के चुनाव में जाकर के लागू होगा। 2029 बहुत दूर है अभी। ठीक है, तो नम्यता और अनम्यता समझ गए। कुछ कानून ऐसे हैं जो सरलता से पारित हो जाते हैं और कुछ कानून, कुछ विधेयकों के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति, तो वो कठोर भी है। तो भारत का संविधान आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कैसा है भैया सुदामा? कठोर एवं लचीला है, दोनों प्रकार का है। लेकिन इसे संविधान की भाषा में समझेंगे तो नम्यता और अनम्यता पे टिक करके आना आप। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही जाएगा, ये गारंटी है, आप चिंता ना करें। ये क्लास कोड यूपीएससी पेट के लिए तो आप पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अगले पॉइंट की यदि बात करें तो इसमें अगला पॉइंट है संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था काम करती है? भारत में संसदीय व्यवस्था काम करती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन सी व्यवस्था कार्य करती है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था काम करती है, संसदीय प्रणाली काम करती है। और इस संसदीय व्यवस्था को कहां से अपनाया हमने? ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से या विलायत के संविधान से हमने अपनाया है। उसे विलायती भी बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं? ब्रिटेन आएगा आपके पेपर में लिखा हुआ। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था है। या प्रश्न आ जाए मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से ली है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से अपनाई है मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहां से अपनाई है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से ही अपनाया है। घुमा फिराता रहता है प्रश्नों को, पॉइंटों को कई बार वो। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था काम कैसे करती है, तो देखो कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के मिश्रण से काम करती रहती है। समन्वय होता है इन दोनों का, समन्वय होना भी चाहिए, कार्यपालिका का और विधायिका का। विधायिका का मतलब वही हो गया जो संसद में लोग बैठते हैं, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका में वो लोग आ गए जो कानूनों को लागू कराते हैं। तो संसदीय व्यवस्था दोनों के समन्वय से काम करती है, जिसे हमने ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक है, आगे अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विशेषता। भाई हमारे संविधान में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे संविधान में कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक। कठिन सा शब्द है, लेकिन कठिन सा कुछ नहीं है, जो लिख करके आता है ऑप्शन में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है हमारे यहाँ, हमारे व्यवस्था में, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में जो भी सरकार में लोग बैठते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो क्या कैसे चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको प्रत्यक्ष वोट दिया जाता है, भारत में आम जनता वोट देती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली
जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पहले जनता किसी अपने उसको माननीय सांसद को चुनेगी, सांसद फिर दूसरे व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी विशेषता है कि भाई भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कितने वर्ष का व्यक्ति हो जाए तब वोट डालने की उनको वो है व्यवस्था है संविधान में हमारे यहाँ। ठीक है, तो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा तो वोट डालेगा हमारे यहाँ। तो वोट डालने की आयु कितनी है? 18 साल। ये कौन से संशोधन में आया था? 61वां संशोधन था इसके लिए 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन था जो लागू किया गया था। इसके तहत 21 से घटा करके उम्र कितनी कर दी मत डालने की? 18 वर्ष। तो भारत में 18 साल के व्यक्ति क्या करते हैं? वोट देते हैं साहब। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। एवं 42वें संविधान संशोधन में कौन सा और शब्द जोड़ गया था? 1976 में हुआ था ना 42वां संविधान संशोधन, लिख लेना। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है क्योंकि आज तक के इतिहास में इससे बड़ा संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। इस वजह से इसका नाम क्या है? लघु संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। तो कौन कौन से जोड़े गए? एक अखंडता जोड़ा गया, एक समाजवादी जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया साहब। तो उसमें से मैंने एक पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले धर्मनिरपेक्ष था, ये आर्टिकल 25 में लिखा था, लेकिन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन। कौन सी वर्ष में? 1976 में। पंथ निरपेक्ष का या धर्मनिरपेक्ष का सेंस आप कॉमन सेंस ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सॉरी, जो सरकार होती है हमारी उसका कोई भी रिलीजन नहीं होता, वो किसी एक धर्म को विशेष नहीं मान सकती है। सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग बराबर होते हैं और सभी धर्म बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। कहने का मतलब जो सरकारें चुनी जाती हैं हमारे देश में वो कैसे काम करती हैं? सर्वधर्म समभाव पर, यानी कि सभी धर्म समान हैं भारत में। ठीक है, ये सेंस है इस शब्द का, ये भी विशेषता है। आगे एक और पॉइंट आप पढ़ेंगे, संप्रभुता। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में मिलेगा आपको। आप कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ऐसे शब्दों पे। संप्रभुता ये भी विशेषता है। इसका क्या मतलब हो गया? इसे इंग्लिश में सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो संप्रभुता का क्या अर्थ हो गया? भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। तो ये परिभाषा है छोटी सी, भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर नहीं है भाई, स्वतंत्र है हमारा देश, अपने मामलों में स्वतंत्र है निर्णय लेने में, और हमारे देश के ऊपर कोई भी भारी शक्ति का कोई दबाव नहीं है, और ना हमारा देश किसी भी देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब पहले हम इंग्लैंड के अंग्रेजों के औपनिवेश थे, है ना, अंग्रेजों के अंतर्गत थे हमारा देश। लेकिन संप्रभुता का मतलब यही है, ये संविधान की विशेषता में है। भारत पर ना तो किसी अन्य देश का दबाव है, ना भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है। अपने मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में या अपने बाहरी मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है पूरे तरीके से। ठीक है, संप्रभुता का मतलब यही होता है। अगला आगे एक पॉइंट लिखा है हमने, आर्टिकल 216 लिखा है यहाँ पे। आर्टिकल 216 में हाईकोर्ट के गठन की व्यवस्था है, हाईकोर्ट के गठन की व्यवस्था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल में आएगा? 216 में आएगा। और 214 क्या कहता है? एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, एक राज्य एक हाईकोर्ट होना चाहिए, ऐसी बात है। और 216 कहता है स्थापना होनी चाहिए हाईकोर्ट की। ठीक है, आर्टिकल 231 भी लिखा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 231 में 2 या 2 से राज्यों के लिए अगर एक हाईकोर्ट बनाना पड़ जाए तो उसका प्रावधान है आर्टिकल 231 में, और ऐसी व्यवस्था भारत में चलती रही है। ठीक है, जैसे बम्बई हाईकोर्ट की मैं बात करूं, महाराष्ट्र तो है ही बम्बई हाईकोर्ट के अंतर्गत, उसके अलावा दादर नागर हवेली दमन दीव ये सब बम्बई हाईकोर्ट में लगते थे। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करूं तो कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल तो है ही, लेकिन उसके अलावा अंडमान निकोबार की जो पूरी व्यवस्था है, या अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कौन सा लगता है? कलकत्ता हाईकोर्ट लगता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आगे बात करते हैं, मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की 6 है मौलिक अधिकारों की संख्या। तो 6 कौन कौन से हैं? देखो, एक मौलिक अधिकार है 14 से 18 तक। कौन सा है? 14 से 18 तक, इसे बोलते हैं समता का अधिकार। एक और क्लास पढ़ाएंगे, उसमें पूरा 5 नंबर का आपका काम हो जाएगा तमाम, चिंता ना करें, आप शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा। 14 से 18 समता का अधिकार है। दूसरा है 19 से 22। 19 से 22 में इसमें क्या पढ़ते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। 19 से 22 से लेकर के भारत के व्यक्ति के नागरिक के बारे में स्वतंत्रताएं लिखी हुई हैं। 23 से 24 में पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण होता है नागरिकों का उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। 25 से 28 में क्या पढ़ते हैं हम? 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता।
कोई भी नागरिक भारत का किसी भी धर्म को मान सकता है, स्वतंत्र रूप से अबाध रूप से आचरण कर सकता है उसका, है ना, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जैन हो, बौद्ध हो। 29 और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, संस्कृति की सुरक्षा है, अल्पसंख्यक लोगों के हितों के बारे में बात करी है, अपनी सभ्यता संस्कृति की इसमें बात करी गई है आर्टिकल 29 और 30 में। अनुच्छेद 32 एक छठवां जो आता है वो क्या है, 32 में क्या लिखा है, संवैधानिक अधिकारों का प्रावधान है। कैसे अधिकारों का प्रावधान है 32 में, संवैधानिक अधिकार। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी आर्टिकल को नोट कर लेना, छाप लेना, जो कि कई बार छपता रहता है, अपने दिमाग में जरूर छाप लेना पेपर में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब ने किसको कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण और इसके अलावा 4 और रिटों को जारी करता है। 5 रिट जारी की जाती हैं आर्टिकल 32 के द्वारा। तो ये थी लगभग यूपी ट्रिपल पैट के हिसाब से लगभग कोशिश करी सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्नों को संविधान में लेने की, और पार्ट इसके लेकर के आएंगे, और अलग अलग जो सिलेबस है 5 नंबर का वो भी आता रहेगा आपके लिए। क्लास कैसी लगी ये अवश्य बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, और कंजूसी करने में बिल्कुल कोई फायदा है नहीं, तो लाइक कर जाया करो कम से कम क्लास को, और पढ़ा करो ध्यान से। और कोई शक समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में, जो भी संविधान के आपके सामने पढ़ा रखें, और आगे इसी प्रकार की क्लासें आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।